जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने कल अग्नि 4 का एक तजर्बा किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट तजर्बा है। मैं आपको बात बताता चलूँ कि अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये ओडिशा से इन्होंने किया है टेस्ट किया है और जितने भी कहा जाता है कि भारत की अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, वो ये कह रही है कि ये तमाम ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं, वो पूरा उतरता है। ठीक है जी। और ये एक ओडिशा के अंदर चंदीपुर जो है इलाका है, व वहाँ से एक इनकी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहाँ से इन्होंने टेस्ट किया है। अग्नि 4 जो है ये 4000 किलोमीटर तक जा सकता है विद 1000 केजी ऑफ पेलोड। मतलब अगर ये इंडिया से उड़ता है तो 1000 जहाँ से भी ये उड़ेगा, 1000 किलोमीटर की रेंज जो है वो निकलेगा और इसके साथ 1000 किलो का समझ लें कि आप जो एमुनिशन है, पेलोड जिसे भी कहा जा रहा है उसको लेके जा सकता है और एक इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि अग्नि 4 का टेस्ट 2012 में भी किया था। उस वक़्त ये 3000 किलोमीटर की दूर जा सकता था सिर्फ़ 20 मिनटों में और ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडिया की जो अगर आप अग्नि मिसाइल की रेंज देखें, जो रेंज है ये इवन के ऑस्ट्रेलिया के करीब-करीब पहुँचती है। उधर ये रेंज जो है इट गोज़ इन अफ्रीका के अंदर तक जाती है। अफ्रीका में भी इजिप्ट और लीबिया तक ये रेंज पहुँचती है। उधर सारे का सारा जो रशिया है वो कवर होता है। ऑन दी दूसरी साइड पे जापान भी कवर होता है। चाइना सारे का सारा कवर होता है। ठीक है जी। सो इसमें आप देखें कि जो अग्नि 4 है जैसे मैंने बताया 4000 किलोमीटर तक ये जाएगा और मज़े की बात है कि ये जो लॉन्च है ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने जो है वो कंडक्ट की है जो कि नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है और जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है ये समझ लें कि जिसे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है ये इंडियाज़ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एनसीए पाकिस्तान के अंदर भी यही है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है लेकिन पाकिस्तान का एक अदारा है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न है ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है अब ये जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है इसका काम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन करना जितने भी टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनकी स्टॉक पाइल ये इंडिया ने 2003 में क्रिएट की थी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस वक्त और इसकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की है जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशनलाइज करना एवरी एवरी वेपन्स अंडर द डायरेक्टर्स ऑफ द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी और जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है इंडिया के अंदर उसका जो जो लीडरशिप है जो कमांडर इन चीफ जो है वो एक 3 स्टार ऑफिसर होता है। ये एक ज़ाहिर बात है उसके पास सारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लेकिन इसकी ज़ाहिर बात है इसको जो हेड कर रहे होंगे वो समवेयर ऊपर जब बात जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर तक वो इसको देख रहे होते हैं। इंडिया की एयर लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, सी बेस्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। सो इंडिया हैज़ ऑल दीज़ एसेट्स उनके पास जो हैं वो मौजूद हैं। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो अग्नि मिसाइल वेरिएंट्स जो डिफरेंट डेवलप किए इन्होंने, अग्नि 1 जो था, अगर आप देखें वो 700 से 1200 किलोमीटर तक, ठीक है जी। और ये भी इंडिया की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ज़ाहिर बात है इसको डिप्लॉय करती है। जो अग्नि 2 है, उसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक जो है और ये भी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो करती है। अग्नि 4 जो है अग्नि 4 जो है इसके इसके डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं। एक 3000 किलोमीटर वाली भी है। एक अब 5000 से 8000 किलोमीटर है लेकिन वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है जी। सो उसकी जो टाइप डिफ इसकी इनकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं और रेंज भी डिफरेंट होती है। सो इसका भी स्टेटस यही है कि इसको स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है वो करती है। अग्नि 5 जो है ये इंडिया की जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली जो जिसे कहते हैं ना टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी कैपेबिलिटी रखती है। बहुत सारे वॉर हेड भी लेके जा सकती है एंड आई थिंक इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन
इनसाइड जैसे ही जाती है तो रास्ते में भी डायरेक्शन जो है वो बदलने की कैपेसिटी इनकी है। सो इंडिया ये जो इतने अब अग्नि 4 का करना, फिर अग्नि 5 का ऑलरेडी इन्होंने किया है। आपको याद होगा थोड़ा-सा पहले अग्नि 5 का तजर्बा इन्होंने किया था। आईसीबीएम का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो जिसकी ख़ासियत ये है कि वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी कैपेबिलिटी रखता है। सो इसको आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि द इंडियंस जो हैं दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं लगा रहे हैं और लगा किस पे रहे हैं? टारगेट कौन है? कौन-सा मुल्क हो सकता है? या चाइना है या पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तो वो ऑलरेडी ज़ाहिर बात है कर चुके हुए हैं, जो पाकिस्तान तक टारगेट करने वाले जितने मिसाइल हैं उनके तो वो तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब देखिए ना 5000 से 8000 किलोमीटर तो पाकिस्तान नहीं आता ना, ठीक है जी। अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर है मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। अग्नि 5 जो है उन्होंने 5000 किलोमीटर तक ले गए हैं। अग्नि 4 जो है वो 4000 किलोमीटर है। ठीक है जी। अब अग्नि 4 जो है वो 3000 किलोमीटर भी एक इन्होंने मैंने बताया आपको 2012 में किया था। सो ये क्या इंडिया करना क्या चाहता है? व्हाट इज़ द पर्पस? पर्पस क्या है? क्यों वो जिसे कहते हैं ना एड्डा काहदा रौला पे है दैट दे हैव टू डू दिस? ठीक है जी। ये इनकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ये इन चीज़ों में दे वर्क हैंड इन ग्लव। और सो हू इज़ द टारगेट? टारगेट कौन है? अक्सर लोग पूछते हैं ना टारगेट कौन है? टारगेट सिर्फ चाइना है और तो कोई नहीं इनका टारगेट। और पाकिस्तान तो उनका टारगेट ऑलरेडी उनके लिए कोई मसला नहीं है, हम तो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ उन्होंने जो करना है वो तो करना ही है और जो हमने उनके साथ करना है वो तो करना ही करना है। सो पाकिस्तान इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम एंड अच्छा मज़े की बात देखिए, अब देखिए इंडिया को ये एक चीज़ का एडवांटेज है। क्या? इंडिया को एडवांटेज है कि वो सीधा-सीधा कह सकता है कि चाइना जो है वो हमारा उसके साथ लैंड डिस्प्यूट है। मैं एक बात बताऊँ आपको? 2 तरह की 2-3 तरह की जब आप वेपन एक्वायर करते हैं तो उसकी उसकी कोई लॉजिक होती है। कई लोग कहेंगे जी दिस इज़ सिक्योरिटी पर्पसेस, कई लोग कहते हैं जी प्रेस्टीज पर्पसेस। इंडिया जो है ये डुअल ये यूज़ के लिए कर रहा है। सो इट्स अ सिक्योरिटी एंड प्लस प्रेस्टीज है। देखिए व्हेन यू गो फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है जी, अग्नि 5 आप क्या समझते हैं? अग्नि 5 जो है उसका क्या काम है? 8000 किलोमीटर। अब आप देखें कि अग्नि मिसाइल की जो रेंज है 2, 3, 4 की, ठीक है, 5 की अ, वो कितने कितने पे जा रहा है? 8000 किलोमीटर तक जा रहा है। 8000 किलोमीटर पे कौन इंडिया का दुश्मन है? आप ज़रा उसको मैप को देखें, स्टडी करें। ये जो मैंने ये शेयर किए इसके दायरे देखें आप। इन दायरों में आप देखें कि जो 5000 किलोमीटर वाला है वो रशिया के ऊपर टॉप आर्कटिक पे जा रहा है। ठीक है जी? आर्कटिक ओशन तक जा रहा है। ठीक है? नीचे जो है वो अफ्रीका के मेडागास्कर और मॉरिशियस और इधर तक जा रहा है। ठीक है? ऑन दी जो मेरा ईस्ट है वो ज़ाहिर बात है जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वो वहाँ पे तो वो जापान भी क्रॉस कर रहा है और उस साइड पे जो है वो यूरोप भी जो है वो सेंट्रल यूरोप तक पहुँचा हुआ है। ठीक है? बिल्कुल सेंट्रल यूरोप तक पहुँचा हुआ है। ठीक है? आप क्या समझते हैं इंडिया क्या चाहता है? यूरोप में कौन है इंडिया का दुश्मन? रशिया इंडिया का दुश्मन है? नहीं इंडिया का दुश्मन। क्या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ अगर स्वीडन तक जा रहा है, इनके मिसाइल जा रहे हैं, तो क्या स्वीडन में इनका कोई दुश्मन है? डेनमार्क में दुश्मन है? क्या जर्मनी इनका दुश्मन है? क्या ग्रीस इंडिया का दुश्मन है? अफ्रीका में आ जाएँ, क्या इजिप्ट इंडिया का दुश्मन है? ये चाड और सारे ये जितने भी इलाके हैं, ये नीचे मडागास्कर इंडिया का दुश्मन है, मॉरिशस इंडिया का दुश्मन है। जापान जो क्वाड का बड़ा ज़बरदस्त पार्टनर है इंडिया का, दुश्मन है इंडिया का। साउथ कोरिया इंडिया का दुश्मन है? नहीं, ये दुश्मन नहीं है, ये प्रेस्टीज है। इंडिया इज़ डूइंग ऑल दिस फॉर प्रेस्टीज। आपको पता है जो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए जाते हैं, उसके डिफरेंट मॉडल स्टडी करते हैं। मैंने भी ये मॉडल स्टडी किए हुए हैं।
جب میں اپنا میں نے بھارت اور پاکستان کا جو نیوکلیر نان پرولیفریشن جو ہے این پی ٹی کے اوپر بھی کام کیا تھا، اور میں نے بیسیکلی انڈیا پاکستان کی جو پوزیشنز ہیں آن فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی، اس پہ میری ریسرچ ہے. تو وہ میں نے اپنا ریسرچ کی ہوئی ہے. تو کہ انڈیا اور پاکستان جو این پی ٹی کیوں سائن نہیں کی، یا کیا لاجک تھی، یا باقی جو ٹریٹیز ہیں یا ان میں کیا پوزیشن ہے، فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی کو ایز اے ٹریٹی کیوں نہیں بنا سکے. ٹریٹی بالکل تیار ہے لیکن ممالک ایگری نہیں اب کرتے. اور جب سے آپ کو پتہ ہے 2005 میں انڈو یو ایس سول نیوکلیر ڈیل ہوئی ہے، تب سے تو کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. تو یہ انڈیا بیسیکلی پریسٹیج کے چکر میں آ گئے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے اچھا ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارا مقابلہ جناب ہے ہم نے گریٹ پاور بننا. سو دس از اے گریٹ پاور ایمبیشن، دس از ناٹ اندر ایمبیشن. آج پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا ٹیسٹ کر دے، آج رولا پہ جائے، یہ کیوں کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں پاکستان کے بارے میں، تو پہلے کہا جاتا ہے جی ان کا نیوکلیر ویپن جو ہے وہ اسلامک بامب ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ، جو پاکستان کے بارے میں ایک ویو ہے. اور پھر پاکستانیوں کو بھی بڑا شوق ہے، ہمارے مولویوں کو بڑا شوق ہے کہ ہمارے میزائل جو ہے وہ اسرائیل جا کے گرے ہیں. بھائی اسرائیل کا ہمارے سے کیا لینا دینا ہے؟ اسرائیل جدھر بیٹھا ہوا ہے اسرائیل جانے، اور جو ان کے زمینی جھگڑے ہیں وہ جانے. ہم ہر جگہ تھوڑے پہنچ سکتے ہیں. دا پاکستانی پیپل اینڈ دا پاکستانی گورنمنٹ جو ہے، جو پاکستان کی حکومتیں ہیں، ان کا جاب اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، عالم اسلام کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہے. سو ہم پاکستان اگر ٹیسٹ کرے ہیں یہ بیلسٹک میزائل، انڈیا کی گلوبل ایکسیپٹنس ہے فائن. وائی آئی ایم سیئنگ دس، میں کیوں اس پہ کر رہا ہوں؟ سو انڈیا از ڈوئنگ دس فار پریسٹیج اینڈ نو بڈی از آسکنگ انڈیا ٹائم اینڈ اگین کیا کر رہے ہو آپ. امریکنس کو شاید اچھا بھی لگ رہا ہوگا، آج اگر آپ دیکھیں تو برا بھی لگ رہا ہوگا. اچھا اس لیے لگ رہا ہوگا کہ دے ہیو اے پارٹنر who has a capability. اینڈ میں بھی برا اس لیے لگ رہا ہوگا کہ بھائی یہ اپنے قد سے بڑی چھلانگیں مارنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح باقی جو پلیئر ہیں. سو انڈیا اور مودی صاحب کے دور میں ایک چیز انہوں نے کی ہے کہ وہ ٹائم اینڈ اگین ایک چیز کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وی ہیو ٹو پروجیکٹ ایز آر سیلف ایز اے پاور، جسے پاکستان کہتے ہیں نا یہ ریویژنسٹ پاور ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنو. جب یہ گلوبل ساؤتھ کی بات کریں گے، ناؤ فار ایگزامپل آل دا ملٹری اٹیچیز سٹنگ ان ڈیلی، what have they reported back to their governments after this test اگنی 4 کے؟ کیا انہوں نے رپورٹ کیا؟ وہ انہوں نے لکھی ہوگی نا خط. اس خط میں کیا لکھا ہوگا؟ انہوں نے یہ لکھا ہوگا پائن چوک دیتا کام میں نہ پھر. ٹھیک ہے جی، انہوں نے اٹھا دیا کام، یہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سو دس از واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ اینڈ سیئنگ اینڈ ایکٹنگ. اور یہ سو انڈیا از ڈوئنگ آل دس فار پریسٹیج. ٹھیک ہے جی، یہ سارے اگنی میزائل جو ہیں یہ ان کا ڈی آر ڈی او بناتا ہے. یہ سارے انڈیجنسلی ڈیولپ میزائل ہیں. پاکستان پہ تو کہتے ہیں نا جی کہ وہ اچھا ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ہر چیز ہی کنٹروورشل کر دی. انہوں نے کہا جی میزائل پروگرام نارتھ کوریا تو آیا ہے، وہ ادھر سے آیا، پاکستان نے تو کی کخ نہیں. یہ باتیں کرتے ہیں نا جو انڈیا کے جو سائنٹسٹ ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں. آج انڈیا اور پاکستان میں امن صرف اور صرف نیوکلیر ویپنز کی وجہ سے اور میزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اب دیٹس اٹ. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، انڈیا پاکستان سے ڈرتا ہے اور پاکستان انڈیا سے ڈرتا ہے. سمپل سی بات. ٹھیک ہے، مودی صاحب رسک لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے پاکستان بڑا تیار بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، میری جو اسیسمنٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، مودی صاحب کس چیز کا رسک لیتے ہیں؟ وہ جی کشمیر میں ہوا تو ہم کریں گے. میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ انڈیا اس کو مس کیلکولیٹ کر رہا ہے. اب انڈیا جو ہے نا، جب انڈیا کی ایک تھی نا اسٹریٹجی تھی، اسے کہتے تھے کولڈ اسٹارٹ. ٹھیک ہے جی، کولڈ اسٹارٹ اسٹریٹجی کیا تھی؟ آئی تھنک 2008-9 میں آئی تھی، میں یونیورسٹی پڑھ رہا تھا. میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو ہم نے اسٹڈی کیا. وہ کیا تھی؟ وہ کہ جی اگر پاکستان کی طرف سے ہیپوتھیٹیکل اسپیکنگ، اگر پاکستان کی طرف سے اٹیک ہو جاتا ہے انڈین پارلیمنٹ پہ، کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کر دیتے ہیں، جس کو پاکستان کہتا ہے ہم تو نہیں کرتے، نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں کیونکہ کشمیری ہیں دس اینڈ دیٹ. تو انڈیا کہتا ہے جی ہم کیا کریں گے؟
वो कहता है हमारी जो ऑफेंसिव फोर्सेस हैं इट विल टेक देम few days to reach to the border. So what shall we do? So we shall engage our defensive forces. उनकी हम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाएंगे, आईबीजीज उन्हें बोलते हैं। वो आईबीजीज जो है उनको हम लॉन्च कर देंगे पाकिस्तान में। अभी वो इंडिया कह रहा है कि हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन कोई पता नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट इंडिया को पे करनी पड़ सकती है। ये जो मॉडल है इंडिया का, क्या इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप मीन्स कि जो इंडिया के डिफेंस फोर्सेस इंडिया के बॉर्डर पे ऊपर हैं, उसको इंडिया 20,000 में तकसीम कर देगा और 8 मुख्तलिफ जगहों से इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर आएंगे। अब ये मॉडल आउटडेटेड हो गया होगा, लेकिन ये मॉडल था, ठीक है। और आई थिंक उस वक्त जनरल वीपी मलिक साहब चीफ होते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो वो ये मॉडल था। और फिर हम क्या करेंगे, वो कहते थे हम अगले 48 से 72 घंटे के अंदर हम बहुत सारे जो इंडिया के पाकिस्तान के जो इलाके हैं उन पे कैप्चर कर लेंगे। और फिर जब पाकिस्तान हमसे नेगोशिएट करेगा तो फिर हम जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवेन करेगी तो हम नेगोशिएट करेंगे। और उसके साथ वो एक चीज का सोचते थे, वी विल डू एवरीथिंग अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। हम हर चीज न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे करें, मतलब कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर है वो, हालांकि उनको पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का नहीं पता, उसकी वजह कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ही कोई नहीं। है सही है, लेकिन नॉर्मली शेयर नहीं की जाती। है सही है हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, दैट इज वे एक जो फॉर्मर एसपीडी के हेड रहे हैं जनक कुतबई, उन्होंने एक इटालियन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बताया था कि इन केस इंडिया कैप्चर्स पाकिस्तान टेरिटरी, in case India damages Pakistan politically, in case India damages Pakistan economically, in case India kills Pakistan's civilians and military in big number, then हम अपनी जो न्यूक्लियर है उसको यूज करेंगे। ये एक अनऑफिशियल सी डॉक्ट्रिन है, मतलब दी हुई है पाकिस्तान ने, जिसको कोई मानता भी नहीं है और बता भी दिया हुआ है पाकिस्तान ने, ठीक है। तो नहीं, पुरानी बात है अब तो। अब मेरा ख़्याल है कोई नई चीज़ आ जाएगी तो पता चलेगा। बहरहाल अब इंडिया उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया ने अब देख लिया कि 2019 में अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो एयर फ़ोर्स का इस्तेमाल करो। लेकिन पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा ना, कि अब इंडिया को और पाकिस्तान को एक-दूसरे के लिए इनफ़ मिसाइल है। इंडिया और पाकिस्तान के पास इतना वेपन है कि अगर दोनों चाइना के हमने अपने आप को सफ़े-हस्ती से ख़त्म कर देना है, तो 10-15 मिनट की गेम है सारी। इंडिया भी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब तो ख़ैर अमेरिकन्स बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो स्पेस वॉर्स पे चले गए हैं। आपको पता है रशिया की भी एक स्ट्रैटेजी है, द डेड हैंड। रशियंस को भी जब पता चलता है ना अमेरिकन से कि अमेरिकन्स हमारे सारे जो हैं वो उन्होंने हमला किया और सारा कुछ तबाह कर दिया, तो कुछ मिसाइल्स आई थिंक उन्होंने स्पेस पे लगाए हुए हैं, जिसको वो कहते हैं कि उनको ऑटोमेटिक समझ लग जाएगी कि हमारे जो नीचे हर चीज़ तबाह हो गई और अब हमें हमला करना है अमेरिका के ऊपर। ये भी होता है ना, ये ये जो न्यूक्लियर ट्राइड होती है, ये इसीलिए होती है, ठीक है जी। कि अगर हमें 1-2 जगह से हमला होए तो हम तीसरी जगह से, अगर हम तीनों जगह से हमला करें ताकि हम दुश्मन के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकें। इसका एक ये भी मतलब होता है। बहरहाल बात और तरफ चली गई है। ये एक बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वैसे ये स्टडी करना चाहिए इसको, लेकिन वो आज क्योंकि इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम आ गया, तो मैंने कहा इसपे थोड़ी बात की जाए। सो इट्स सिक्योरिटी एंड प्रेस्टीज बोथ।